आइए शुरू करते हैं भवानी मंडी का। आप लोग भी अच्छा पड़ोस देख के बैठो। हाँ भाई खींचो। ठीक, हंसने की कोई बात नहीं। फोटोग्राफर भी वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत होती है। बस बाद में वो पेशा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। भवानी मंडी के लोग बढ़िया लोग हैं, मस्त लोग हैं। आप लोग, आपको अच्छी तरह से पता हो, किसी भी शादी समारोह में चले जाइए, ये जितने भी फोटोग्राफर होते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी फोटोग्राफर होते हैं दूल्हे का फोटो दूर से लेते हैं, दुल्हन का क्लोजअप लेते हैं। मैं एक शादी में चला गया, फोटोग्राफर लगा हुआ था, दुल्हन को एक चेहरा कहीं ऐसे करे, कहीं ठुड्डी, कहीं गाल, कहीं बाल। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कर क्या रहा है? बोले भाई साहब आप बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अरे मैंने कहा अगर आज की रात तू करेगा तो दूल्हा कब करेगा यार उसको एडजस्ट? मैंने कहा जिसको जिम्मेदारी मिली है उसी को करने दें। लेकिन होता है साहब, फोटोग्राफर आदत पड़ जाती है, पेशे की आदत पड़ती ही पड़ती है साहब। इसलिए मैं इनको कुछ नहीं कहता। ये लोग तो कभी भी फोटो खींचने लग जाएं, क्योंकि दिन भर करते हो, रात में भी वही करने लगता है आदमी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये माइक वाले दिन भर माइक लगाते हैं, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। मेले में माइक लगाना इनका काम है, दिन को, दोपहर को, शाम को, रात को माइक टेस्टिंग, 1 2 3 हेलो माइक टेस्टिंग। वही आदत पड़ी रहती है। तो रात को 2:30 बजे माइक वाला शुरू हो गया, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। घरवाली ने एक लात मारा, नीचे जाके गिरा। बोले माइक ही टेस्ट करेगा कि प्रोग्राम भी शुरू होने देगा? तो ये होता है, ये आदत पड़ी रहती है। मैं इनको कुछ नहीं कहता, ये पेशे का फर्क पड़ता है। आइए, आपकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है। आप लोग 1,25,250 हो गए, क्योंकि एक सरदार जी का आगमन हुआ। एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 1.25 लाख जोड़ देंगे। आइए भाई साहब कहीं पर भी बैठ जाइए, अच्छी जगह। पुरवाल साहब बिठाइए, सरदार जी को बिठाइए। दिल्ली की गद्दी 10 साल बैठे, आज भवानी मंडी में बैठ रहे हैं। सबके अपने अपने दिन होते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यहाँ भवानी मंडी में सरदार भी हैं और ऐसे असरदार सरदार बहुत अच्छे। भामा शाह जी को प्रणाम करता हूँ। बताया गया कि हमारा लिफाफा आप पे ही फंसा हुआ है, तो आप बैठे रहना, प्रभु गायब मत हो जाना, नहीं हमारा कविता पढ़ने में मन न लगेगा। भगवान कसम, हमको आप लिफाफा ही लग रहे हो, भगवान कसम। भामा शाह का मतलब ही वही होता है। फोटोग्राफर से निवेदन है कि बीच बीच में आपके भी फोटो खींचते रहेंगे ताकि आप चले न जाएं। आइए दोस्तों शुरू करते, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते शुरू रहिएगा, आगे से पीछे तक तालियां बजाते रहिएगा। शालिनी सरगम ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है। पुरुषों को, कुछ पुरुषों को महिलाओं के पीछे बिठाल दिया, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक सरदार एक महिला के पीछे 2 दिन बैठा तो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा। आप लोग तो इतनी सारी महिलाओं के पीछे बैठे हो, भगवान जाने आप लोग क्या बनोगे भवानी मंडी के लोगों। बहुत मस्त लोग हो आप लोग, सच बता रहे हैं। अब भैया आप भी बैठो। एक तो कोई नई शर्ट पहन ले तो 2-3 चक्कर जरूर लगाता है कि लोग देख लें तब मैं बैठूं। आज भाई ने नई शर्ट पहनी और सबसे बड़ी बात है अपनी पहनी है, ये भी बढ़िया बात है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। नौजवान लोग हैं, मस्त लोग हैं। सच बता रहा हूँ, मुझे कलकत्ते ना पहुंच पाना बिल्कुल नहीं अखर रहा। ऐसे मस्त लोग मिलते कहाँ, नहीं तो अक्सर सूमड़े चेहरे मिलते हैं साहब। आपने इतना प्यार दिया, माल्यार्पण किया, आपने सब कुछ बेहतरीन तरीके स्वागत, अच्छे सोफे पे बिठाया। हर जगह इतना स्वागत हम हास्य कवियों का होता नहीं। हर जगह तो लोग बेइज्जती करने के चक्कर में रहते, सिंधी ऊपर से हास्य कवि। यहाँ तो आपने बहुत सम्मान दिया। लखनऊ में मैं नीचे उतरा, एक आदमी ने मेरे को पकड़ा, सत्य घटना बताता हूँ। एक आदमी ने मेरे को पकड़ा, बोले सुंदरानी जी आप कवि हैं क्या? मेरे भवानी मंडी के लोगों, मुझे उसका पूछना बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने तब पूछा जब मैं अपनी सारी कविताएं पढ़ के नीचे उतरा। कैसे कैसे बेइज्जती होती है। मैंने खून का घूंट पिया, मैंने कहा हाँ साहब हूं। बोले आपके पिताजी भी कवि हैं क्या? अरे मैंने कहा वो कवि तब तो अपन कवि, वरना सिंधियों में कौन सा हिंदी का कवि। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? अरे मैंने कहा ज्ञानपीठ पुरस्कार आए उनके लिए। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? अब मुझे आगे गुस्सा, मैंने कहा भाई साहब आप इतना लंबा पूछ क्यों रहे हो? वो बोले भाई साहब बुरा मत मानना, मैं तो केवल इतना पता लगा रहा हूं कि बेवकूफी की जड़ गई कहां तक है। ये हम लोगों के साथ होता है। हास्य कवि को कौन, आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
हास्य का कवि तैयार ही ऐसे होता है कि उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, हास्य का कवि तैयार हो जाता है। मेरा बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता है, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल होके आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, फिर फेल होके आ गया। आसपास के वातावरण को देख, कुछ सीख। शर्मा जी की लड़की को देख, 98% नंबर, 98%। वर्मा जी की लड़की को देख, 97%, 97%। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं, और कितना देखूं मैं उनको। आपकी तालियां ठाका गलत जगह पे आ गया। असली टेंशन ये बड़ा लड़का है ही नहीं, असली टेंशन है दूसरे नंबर का लड़का। 8 साल की मासूम उम्र साहब, क्लास 4 में पढ़ता है, चौथी में पढ़ने वाला लड़का। स्कूल से लौट करके आता था निराश, उदास, हताश, हमेशा कभी खुश नहीं देखा। एक दिन स्कूल से लौट के आया, बड़ा प्रसन्न, नाच रहा, गा रहा, कूद रहा। अरे मैंने कहा पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल पापा, कि लगता है पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के डांटा, मैंने कहा नालायक, यही संस्कार है। जो मैडम तुझे पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, हमेशा उसको अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे उस बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपने जुगाड़ में रहते हो, हम लोग करें तो करें क्या साहब। बच्चे पैदा होने बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए। असली टेंशन इस बात का है, बच्चे उम्र से पहले समझने लग गए, तब थोड़ा सा डर लगता है।